Hello and welcome to IGNOU BAPSH, where I will be covering BPSC 105. पिछले वीडियो में हमने यूनिट 1 के द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड आफ्टर तक के टॉपिक्स को कवर कर लिया था। आज हम करने वाले हैं द 1970s एंड चैलेंजेस टू डेवलपमेंटलिज्म। 1970s में जब डेवलपमेंटलिज्म था, उसको क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि लोगों का ये मानना था कि ये एथनोसेंट्रिक है, मतलब ये सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज को फेवर करता है और थर्ड वर्ल्ड को नेग्लेक्ट करता है और इनसे थर्ड वर्ल्ड में अंडर डेवलपमेंट रहती है। इसके बाद इसके क्रिटिसिज्म के बाद दो थियोरीज निकल कर आई। पहली थी डिपेंडेंसी थ्योरी और दूसरी थी कॉर्पोरेटिज्म। डिपेंडेंसी थ्योरी ने क्रिटिसाइज किया डोमिनेंट मॉडल ऑफ डेवलपमेंटिज्म, जो कि इग्नोरिंग डोमेस्टिक क्लास फैक्टर्स को क्रिटिसाइज करती थी। इसका मतलब ये था कि ये थियोरी डेवलपमेंटलिज्म को क्रिटिसाइज करती थी इंटरनेशनल मार्केट्स में, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में रिच नेशंस, जो कि वेस्टर्न नेशंस ही होते थे, वो डोमिनेट करके रखते थे। इससे क्या होता था, जो रिच नेशंस बनते थे वो पुअर नेशंस को एक्सपेंस देते थे और उनको डोमिनेट करके रखते थे अपने अंडर। इससे क्या हुआ, कैपिटलिज्म का राइज होना शुरू हो गया, तो इसीलिए इस थियोरी को क्रिटिसाइज किया जाता है। नेक्स्ट थियरी आती है कॉर्पोरेटिज्म की थियरी। कॉर्पोरेटिज्म की थियरी क्रिटिसाइज करती है डेवलपमेंटलिज्म के, क्योंकि ये फेवर करती है यूरोप को, ये यूरोसेंट्रिक मानी जाती है। इसीलिए मार्क्सिस्ट भी इस थियरी को क्रिटिसाइज करते हैं। वो बोलते हैं कि जो कैपिटलिज्म की थियरी है वो बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव थियरी है, क्योंकि इसमें जो रिच है वो बहुत ज़्यादा रिच बन जाता है, जो पुअर है वो बहुत ज़्यादा पुअर बन जाते हैं और पुअर को इसमें हमेशा नेग्लेक्टेड माना जाता है। आगे बात करते हैं द 1980s एंड द रिटर्न ऑफ स्टेट। 1980s में नए नए आइडियाज आ रहे थे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की फील्ड में, जो कि डेवलपमेंटलिज्म की अप्रोच से दूर जा रहे थे। कुछ आइडियाज जो थे वो ब्यूरोक्रेटिक रिजाइम से आ रहे थे, जो कि लैटिन अमेरिका के थे। उनको ये स्टडी करना था कि जो डिफरेंट कल्चर्स और पॉलिटिकल चेंज है उनको ये सोसाइटीज हैंडल कैसे करती हैं, और जो कंट्रीज पहले अथॉरिटेरियन थी वो डेमोक्रेसी में जा रही हैं, तो उनके में क्या चेंज आ रहा है, ये उनको स्टडी करती है। यहाँ पर एक फोकस होता था पॉलिटिकल इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक चेंजेस, आइडियोलॉजीज लाइक नियोलिबरलिज्म। यहाँ पर क्या होता था कि पॉलिटिकल इफेक्ट्स को स्टडी किया जाता था इकोनॉमिक चेंजेस से। इससे एक आइडियोलॉजी का राइज हुआ जो है नियोलिबरलिज्म, जो ये एम्फेसाइज करती है कि गवर्नमेंट का लेस इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए अफेयर्स में और मार्केट पर ज़्यादा रिलायंस होना चाहिए। दूसरा टॉपिक था प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मतलब जिसमें जो गवर्नमेंट की एसेट्स और लाइबिलिटीज है उनको प्राइवेट कंपनीज को सेल कर दिया जाता था प्रॉफिट बनाने के लिए। और जो नए आइडियाज थे बहुत ही डाइवर्स थे और अलग अलग एरियाज को कवर करते थे जो पहले इग्नोर किए जाते थे। जो कुछ स्कॉलर्स हैं वो ये मानते हैं कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टडी करने के लिए, पर कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है कि जो स्टेट की स्टडी है वो ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जो स्टेट का इन्फ्लुएंस है पॉलिटिक्स को शेप करने में वो बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। इससे क्या हुआ, जो इंटरेस्ट था स्टेट को स्टडी करने का वो रिवाइव होने लग गया। उसके बाद जो पीपल थे, जो लोग थे, उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि जो स्टेट की स्टडी है वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से हम पॉलिटिकल प्रोसेस और उसके उसके आउटकम को हम कंपेयर कर सकते हैं दूसरों से। सम इम्पोर्टेंट बुक्स ड्यूरिंग दिस पीरियड was States, Power and Socialism by Nikos Polenza and Bringing the State Back in 1985 by political sociologists Peter Evans and Skopal and others. आगे बात करते हैं द लेट 19th सेंचुरी, द लेट 20th सेंचुरी, ग्लोबलाइजेशन एंड एमर्जिंग ट्रेंड्स। सबसे पहला टॉपिक जिसमें आता है वो है स्केलिंग डाउन ऑफ सिस्टम्स। स्केलिंग डाउन ऑफ सिस्टम्स में पॉलिटिकल एनालिसिस किया जाता है 1960s से 1980s का, और इसमें देखा गया कि जो कंट्रीज हैं वो वाइड हो रही हैं उनके केसेस में, और जो वेरिएबल्स ऐड किए गए मॉडल्स में जैसे कि पॉलिसी, आइडियोलॉजी, गवर्नेंस, वो इनमें आगे जाते जा रहे हैं। रिसर्चर्स ने फोकस किया जो कंट्रीज हैं वो बहुत ही ब्रॉड थियोरीज को यूज़ कर रही हैं, पर 1980s में
वो क्या करती हैं, कुछ स्पेसिफिक थ्योरीज को अपना स्ट्रेस देती हैं। इससे उनके यूनिक सिचुएशन पर कुछ इफेक्ट पड़ता है। दे पेड अटेंशन टू हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट एंड कल्चर ऑफ ईच प्लेस। अब इसमें क्या होता है, वो एक कल्चर के हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को अटेंशन देने लगते हैं। ठीक है। While emphasis on grand systems and model building diminished, the stress on specific context and culture have been meant the scale of comparisons were brought down. Comparisons at the level of smaller systems or regimes, however, remain the Islamic world, Latin America, and sub-Saharan Africa and South Asia. अब ग्रैंड सिस्टम से लोग जो जाते हैं कुछ स्पेसिफिक कल्चर्स की स्टडी करने जा रहे थे। इससे क्या हुआ, जो लेवल था स्मॉलर सिस्टम की स्टडी करने का, वो ज़्यादा होने लग गया। आगे आता है सिविल सोसाइटी एंड डेमोक्रेटाइजेशन अप्रोच। इसमें क्या होता है, द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन ब्रॉट द नेशन ऑफ द एंड ऑफ द हिस्ट्री। ये लिखी है फ्रैंकिस फुकुयामा ने। ये बोलते हैं कि जो एंड ऑफ हिस्ट्री है वो स्ट्रेस देती है प्री डोमिनेंस ऑफ वेस्टर्न वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी। एंड ऑफ हिस्ट्री में ये कहते हैं कि जो पहले डोमिनेंस था वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी का, वो इन्वोक होने लग गया है। इन अ वे there's resentment of end of ideology debate in 1950s which emerged at the height of Cold War in context of decline of communism in the West। इससे क्या होता है कि जो कम्युनिज्म होता था वेस्ट में, वहां पर कम्युनिज्म डिमिनिश होना शुरू हो जाता है और लिबरलिज्म, कैपिटलिज्म जो है वो वहां पर प्रेवलेंट होने लग जाता है। और जैसे ही 1991 में सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट होता है, तो लोगों के पास नई नई थ्योरीज निकल कर आती हैं। लोग ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, जिसमें जो इवेंट्स होते हैं वर्ल्ड में, वो दूसरे नेशंस को कैसे अफेक्ट करते हैं, वो लोग ये स्टडी करने के लिए जाने जाते हैं। सम स्कॉलर्स लुक एट सिविल सोसाइटी एंड हाउ कंट्रीज बिकेम मोर डेमोक्रेटिक। जो कुछ स्कॉलर्स होते हैं, कुछ स्टडीज होती हैं, वो ये देखते हैं कि जो सिविल सोसाइटीज है और जो कंट्रीज हैं वो कैसे मोर डेमोक्रेटिक हो रही हैं कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म को छोड़कर। अदर फोकस ऑन मूवमेंट्स फाइटिंग फॉर राइट्स, जस्टिस एंड इन्वायरमेंट। बाकी जो स्टडीज होती हैं ये इन्वायरमेंट, जस्टिस और राइट्स के लिए की जाती हैं। आगे आता है इंफॉर्मेशन कलेक्शन एंड डिफ्यूजन। जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी है वो ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ राइज होना शुरू कर देती है। A significant aspect and determinant of globalization has been unprecedented developments in field of information and communication technology. The Internet and World Wide Web. This made the production, collection, and analysis of data easier and also ensured their faster and wider diffusion worldwide. जैसे ही ग्लोबलाइजेशन होती है, उससे इंटरनेट का राइज होना शुरू हो जाता है। इंटरनेट से क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिल जाती हैं। इससे इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब का राइज होना शुरू हो जाता है। इससे जो प्रोडक्शन, कलेक्शन और एनालिसिस होता है डेटा का, वो बहुत ईजियर हो जाता है और ये एक फास्टर और वाइडर डिफ्यूजन प्रोवाइड करता है वर्ल्ड वाइड। The global network of social movement organizations, the global network of activists is one such significant aspect. The diffusion of ideas of democratization in important outcome of such networking। इससे क्या होता है, जो भी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो इंटरकनेक्ट करती हैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो कि अदर कंट्री ऑफ वर्ल्ड में रहती हैं। इससे क्या होता है कि जो डिफ्यूजन होता है आइडियाज़ का, डेमोक्रेटाइज कर देता है उन आइडियाज़ को, और ये इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आउटकम माना जाता है इंफॉर्मेशन एंड कलेक्शन डिफ्यूजन का। द कंसर्न विद द इश्यूज रिगार्डिंग द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब क्या होता है, इससे जब कंसर्न रेज किए जाते हैं ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन के ऊपर, क्योंकि एक ग्लोबलाइजेशन में अगर एक कंट्री में कोई प्रोटेस्ट हो रहा है ह्यूमन राइट्स के लिए, वो दूसरी कंट्री को भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है। इसलिए ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन में भी यहाँ पे इश्यूज को रेज किया जाने लगा, क्योंकि इंटरनेट जो था वो फास्टर मीडियम प्रोवाइड करता था इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए। आगे बढ़ते हैं हम कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, इसकी यूटिलिटी के टॉपिक की तरफ। The comparative study of politics is very useful in the current world because it helps us to understand that how different political systems of the world works and how different political systems are connected with each other in a systematic way and in a deeper understanding.
कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, इसकी यूटिलिटी क्या है, हम इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं करंट वर्ल्ड में। यूटिलिटी में ये बताया गया है कि जो कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स है बहुत ही यूज़फुल है हमारे लिए करंट वर्ल्ड सिनेरियो में, क्योंकि हम इससे डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम को स्टडी कर सकते हैं, उसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि कैसे अलग-अलग कंट्रीज़ के पॉलिटिकल सिस्टम वर्क करते हैं और ये पॉलिटिकल सिस्टम कहाँ कनेक्ट करते हैं किसी कंट्री से, एक बहुत ही सिस्टमैटिक वे और डीपर अंडरस्टैंडिंग में। आगे बढ़ते हैं कंपेयरिंग फॉर थियोरेटिकल फॉर्मुलेशन। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हमें अलाउ करती है कि हम कॉन्शियस कंपैरिजंस करें ताकि हम ऐसे कंक्लूजन पर आए जो कि जनरलाइज्ड हों, इसमें कोई भेदभाव ना हो। बाय स्टडिंग डिफरेंट कंट्रीज वी कैन बिल्ड स्ट्रॉन्ग एंड रिलायबल थियरीज। अब इससे क्या होता है कि जो हम डिफरेंट कंट्रीज के पॉलिटिकल सिस्टम को जब स्टडी करते हैं, इससे हम स्ट्रॉन्ग और रिलायबल थ्योरीज बना सकते हैं पॉलिटिकल बिहेवियर की। A comparative study ensures that all generalizations are based on observation of more than one phenomena or observation of relationship between several phenomena. The broader the observed universe, the greater the confidence in the statements about the relationship of sounder theories. आगे बढ़ते हैं कंपैरिजन फॉर साइंटिफिक रिगर। इसमें क्या बताया गया है कि जब कंपेयरिंग डिफरेंट कंट्रीज हेल्प अस टू मेक पॉलिटिकल स्टडीज मोर साइंटिफिक एंड प्रिसाइज। इसमें ये बताया गया है कि जब हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं कंट्रीज की, उनके पॉलिटिकल सिस्टम्स की, वो हमें बहुत ही प्रिसाइज और साइंटिफिक वे प्रोवाइड करती है उनको समझने की। इट गिव्स अस एबिलिटी टू कंट्रोल फॉर वेरियस फैक्टर्स एंश्योर दैट आवर फाइंडिंग्स आर वैलिड एंड रिलायबल। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमने स्टडी किया है वो वैलिड है और रिलायबल है। द कंपैरेटिव मेथड्स गिव दीज थियरीज साइंटिफिक बेसिस और रिगर। इससे हमें साइंटिफिक बेसिस पता चलता है हर थियरी का। जो सोशल साइंटिस्ट थे जिन्होंने साइंटिफिक प्रिसाइजेशन दिया, वैलिडिटी दी और रिलायबिलिटी दी कंपैरिजन में, वो इंडिस्पेंसिबल बन जाते हैं सोशल साइंसेज में, क्योंकि ये हमें एक यूनिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कंट्रोल करने के लिए सोशल फिनोमेना को। आगे बढ़ते हैं कंपैरिजंस लीडिंग टू एक्सप्लेनेशंस इन रिलेशनशिप्स। कंपैरेटिव स्टडी जो होती है वो बस किसी गवर्नमेंट की स्टडी नहीं होती है, ये उससे बियॉन्ड जाकर भी बात करती है। Comparative political analysis is, however, not only simply about identifying similarities and differences. कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस सिर्फ सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को स्टडी नहीं करता, पर जो इसका पर्पस है कंपैरिजन यूज करने का, वो बहुत ही ज़्यादा सेवरल स्कॉलर्स के द्वारा वो यूज किया जाता है, क्योंकि जो कंपैरेटिव स्टडी वो बियॉन्ड जाकर बात करते हैं सिमिलैरिटीज और डिफरेंस की। As it calls ultimately study of political phenomena in a larger framework of relationship. ये larger framework of political phenomena को स्टडी करती है। अदर वर्ड्स में हम देखें जो सिग्निफिकेंट पर्पस है कंपैरेटिव स्टडी का, वो सिर्फ यही स्टडी करना नहीं है कि एक देश की गवर्नमेंट कैसे काम करती है, पर ये देखना है कि जिस देश की गवर्नमेंट से हम कंपेयर कर रहे हैं उसमें क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। इससे हमें क्या पता चलेगा कि हमें ब्रॉड रिलेशनशिप्स और पॉलिटिकल फिनोमिना के बीच में रिलेशनशिप है, बहुत ही ब्रॉड वे में हमें समझ में आएगी और हमें एक डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी पॉलिटिक्स के बारे में। तो ये था आज का हमारा यूनिट वन। यूनिट वन कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच।